तो कैपिटल मार्केट्स जो होती है वहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। जब भी कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी या थोड़ी सी मीडियम टाइप की कंपनी जिसको पैसे रेज़ करने होते हैं, फंड्स रेज़ करने होते हैं, वो कैपिटल मार्केट्स में फंड्स रेज़ करते हैं, जिसमें उसको पब्लिक मार्केट से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स के थ्रू उनको पैसा मिलता है जब वो डेट या इक्विटी इशू करती है। सो कैपिटल मार्केट्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स, और तरह तरह के प्रोडक्ट्स ट्रेड करी जाती है। जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इक्विटी में आ जाते हैं कॉमन स्टॉक्स, आ जाते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स, आ जाते हैं फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट डेट्स हो जाते हैं, कमर्शियल डेट्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंजेस हो जाते हैं, करेंसी हो जाती है एक टाइप की, डेरिवेटिव्स हो जाते हैं, कोमोडिटीज़ हो जाते हैं, डेरिवेटिव्स में भी बहुत किस्म की चीज़ आते हैं, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स आ जाते हैं, फॉरवर्ड्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स आ जाती है जिसमें ईटीएफ्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, और भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसमें हम अलग वीडियो भी बनाया जा सकती है। पर अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसमें कोई कॉरपोरेट होती है जिसको पैसे रेज़ करने होते हैं अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। कोई भी रीज़न हो सकती है, जैसे कि कोई कंपनी जिसको दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है, उसको थोड़े फंड्स चाहिए उस समय पे, तो वो डेट इशू करती है या फिर इक्विटी इशू करती है। डेट का मतलब वो कंपनी उधार लेती है जो उसे बाद में चुकानी पड़ती है विद सम इंटरेस्ट, और अगर इक्विटी इशू करती है तो वो अपने शेयर्स की कुछ ओनरशिप पब्लिक को दे देती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाय साइड में बिलोंग करते हैं उनको दे देते हैं, जिसके बदले उनको कैश या पैसा मिल जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओरिजिनेशन टीम के द्वारा। तो ऐसा होता है कि जब उसको पैसे चाहिए रहती है कॉरपोरेट को, तो उसके जो सी एफ हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए या फिर ट्रेजरर होता है, वो रीच आउट करते हैं अपने फेवरेट या अपने पसंदीदा इन्वेस्टमेंट बैंक को, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन चेज हो गया, और भी अलग अलग बैंक्स हो सकते हैं। इसके फंड पे डिपेंड करती है वो उस समय पे कौन सी बैंक को चूज़ करना चाहे और उसके एक्सपीरियंस के बेस पे। तो जब वो रीच आउट करती है इस बैंक को, तो उस बैंक का एक इंडस्ट्री कवरेज टीम होती है जिसका प्राइमरी पर्पस होता है कि वो कॉरपोरेट से अच्छा रिलेशन बना के रखे। तब वो पूरी एनालिसिस करती है कि इस कॉरपोरेट को पैसे रेज करने के लिए डेट सबसे अच्छा रहेगा या इक्विटी सबसे अच्छा रहेगा। मान लेते हैं एनालिसिस के बाद पता चला डेट सबसे अच्छा रहेगा, तो जो इंडस्ट्री कवरेज टीम होती है इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, वो कम्युनिकेट करती है प्रोएक्टिवली विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओरिजिनेशन टीम, डी डेप्ट कैपिटल मार्केटिंग टीम से कम्युनिकेट करती है, जो बाद में डेट इशू को अंडरराइट करती है और डेट को इशू करा जाता है। और बाय साइड में जो भी डेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स होता है, उसको सेल किया जाता है, और बाय साइड वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, और फाइनली कॉरपोरेट को पैसा मिल जाता है। तो और सिमिलरली अगर पता चला कि एनालिसिस के बाद इक्विटी सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो जो जो ग्रुप कवरेज टीम होती है इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, वो रीच आउट करती है अपने इक्विटी कैपिटल मार्केट टीम को, जो इक्विटी साइड हैंडल करती है, और वो इक्विटी रेज कर लेती है, जिससे वो फैसिलिटेट करता है कि कंपनी के जो शेयर्स हो गए या जो इक्विटी हो गए वो प्रॉपरली सेल किए जा रहे हैं बाय साइड वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स या बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, फंड मैनेजर्स हो गए। तो फाइनली फिर पैसा कॉरपोरेट को मिल जाता है, उसके ऑपरेशंस फिर कंटिन्यू हो सकते हैं उस पैसे से, या फिर वो जो भी करना चाहे उस पैसे से। बस वो चीज़ हो जाती है, अगर डेट दिया तो बाद में उसको वो उधारी चुकानी पड़ जाती है बाय साइड वालों को विद सम इंटरेस्ट। और अगर इक्विटी दिया तो ये सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी को कभी भी ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, और इक्विटी आपस में बाय साइड वाले ख़रीद बेच कर सकते हैं। और अगर प्राइमरी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ट्रेड करी जाती है वो हो जाती है आईपीओ हो जाती है, एफपीओ हो जाती है। मतलब कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्टेड नहीं है, तो वो आईपीओ इशू करी जाती है उसकी। तो वो एक ज़रिया होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में अपना पहला छाप छोड़ सके, और उसके बदले उसको बहुत सारी फंडिंग मिलती है
फंडिंग के लिए ही वो आईपीओ करती है। मान लेते हैं वो उसका आईपीओ पहले से आ गया, एप्पल का आईपीओ बहुत पहले से आ गया, पर एप्पल को अभी फंड रेस करनी है और ऑपरेशंस बढ़ाने, या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में और कुछ नए नए कंपनीज उसने रिसर्च कर लिए कि बहुत अच्छा स्कोप है और आईफोन्स बेचा जा सकता है या एप्पल की अलग अलग प्रोडक्ट्स और अच्छे से बेची जा सकती है, तो उसको और फंड चाहिए। तो अभी आईपीओ नहीं होगी क्योंकि आईपीओ उसके बहुत पहले आ गई, वो अभी एफपीओ कर देगा, जिसको बोला जाता है फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिससे उसको और फंड मिल जाते हैं। एफपीओ एक ऐसी चीज़ होती है जो बार बार करी जा सकती है। और प्राइमरी मार्केट में जो ये हुआ है इसको वन टाइम ऑफरिंग बोला जाता है, क्योंकि ये एक ही बार होता है और जो पैसा सेट किया जाता है कि कॉरपोरेट को वो इक्विटी आईपीओ या एफपीओ के बदले में जितना पैसा मिलेगा वो फिक्स्ड अमाउंट रहता है। पर अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो ये कॉरपोरेट है वो इक्वेशन से बाहर हो जाती है, क्योंकि जो बाय साइड वाले हैं वो अपने आपस में ही खरीद बेच करते रहते हैं। खरीद बेच मतलब आगे पीछे चलता रहता है इनके बीच में, जैसे कि आईपीओ के दौरान या एफपीओ के दौरान जो भी स्टॉक्स बाय साइड वालों ने परचेज़ कर लिए, अब ये हो रहा है कि इसने एप्पल के इस वाले बायर के पास एप्पल के 4 स्टॉक है, इसने बेच दिया दूसरे बायर को और उसने ख़रीद लिया। अब ये ऐसा हो रहा है कि एप्पल का स्टॉक्स जो है उसका ओनरशिप चेंज हो रहा है बायर्स के बीच में, और वो फैसिलिटेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट बैंक का सेल्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च डिवीज़न। और दूसरी तरह से ओवर द काउंटर में भी हुआ जाता है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि NYSE। और यहाँ पे जो प्राइस सेट करी जाती है, जैसे कि इसके पास 4 एप्पल के स्टॉक है और वो बेच रहा है दूसरे बायर को, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि फ़िक्स्ड प्राइस होती है, वो सप्लाई डिमांड पे रहती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस बहुत ज़्यादा में बेचा जा सकता है, और दूसरे को ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा था, और पता चला डिमांड बहुत कम हो रही है तो बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा इसको, और दूसरे का फ़ायदा है कि उसको सस्ते में मिल रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट में कॉरपोरेट एकदम इक्वेशन से बाहर होती है, और जो बायर होते हैं वो ये आपस में ख़रीद बेच करते रहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सेल्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च डिवीज़न का यूज़ ही किया जाता है, क्योंकि वो लोग ही वो सेलिंग को फैसिलिटेट करते हैं आपस में बायर के, और जैसा मैंने बोला OTC यूज़ करी जाती है, ओवर द काउंटर। तो आप थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को। तो जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उसको फर्स्ट टाइम ऑफ़र किया जाता है इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू, और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। और दूसरा चीज़ हो गया ट्रांजैक्शन स्टेक होल्डर्स। ट्रांजैक्शन तो दोनों में हो रही है क्योंकि पैसों का लेन देन है। प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कॉरपोरेट होती है, क्योंकि कंपनी जो है वो पैसे रेज करना चाहती है। बाय साइड में इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट फर्म, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और सेल साइड में इन्वेस्टमेंट बैंक की ओरिजिनेशन टीम आ जाती है, जो एक मिडल मैन के हिसाब से काम करती है, जो वो ट्रेड फैसिलिटेट करती है। और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बाय साइड के इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स आपस में ख़रीद बेच करते रहते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक की सेल साइड की इन्वेस्टमेंट बैंक सेल्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाती है, जो मिडल मैन की तरह काम करती है। और वही मिडल मैन की तरह NYSE जो स्टॉक एक्सचेंज है, ओवर द काउंटर भी बोला जाता है, वो भी एक्ट कर सकती है, क्योंकि ये दोनों का काम होता है कि ये जो बायर या इन्वेस्टर्स आपस में जो ख़रीद बेच करते हैं उसको फैसिलिटेट करना। और तीसरा हो जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, हाँ, उसको मिडल मैन ही बोला जाता है। तो प्राइमरी मार्केट में जो मिडल मैन होता है जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, सेल साइड का इन्वेस्टमेंट बैंक ओरिजिनेशन टीम हो जाती है। और सेकेंडरी मार्केट में जो मिडल मैन होता है वो सेल साइड का इन्वेस्टमेंट बैंक सेल्स ट्रेडिंग एंड रिसर्च टीम हो जाती है। और फोर्थ पॉइंट हो गया प्रोडक्ट्स ट्रेडेड। दोनों में प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ तो ट्रेड करी जा रही है। प्राइमरी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ट्रेड करी जा रही है FPO हो गया और IPO हो गया। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और FPO हो जाता है फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और जो सेकेंडरी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स ट्रेड करी जाती है वही होता है
एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है उसको आपस में ख़रीद बेच कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। और सेलिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है प्राइमरी मार्केट में वन टाइम इवेंट होता है, क्योंकि आईपीओ आती है तो एक बार आती है। अब एफपीओ को लेके कंफ्यूज मत होना कि एफपीओ तो बार बार करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है अगर कंपनी को बार बार फंड रेज करना है और फंड की कमी पड़ रही है। पर मान लेते दो एफपीओ हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि एक एफपीओ आज हो गया और दूसरा एफपीओ कल ही हो रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट टाइम गैप रहता है दो एफपीओ के बीच में। तो उनको सेपरेट माना जाता है कि एक टाइम फ्रेम में एक एफपीओ हो रही है तो वो वन टाइम इवेंट होता है। अब सेकेंडरी मार्केट में वो वन टाइम इवेंट नहीं होता, वो ऑन गोइंग ट्रेडिंग होती है। मान लेते हैं इस आदमी के पास, इस बायर के पास अमेज़ॉन के 100 शेयर्स हैं, और कल को उसने 10 बेच दी, परसों उसने और 20 बेच दी, और उसके बाद इसने और 30 खरीद ली। तो ये ऑन गोइंग ट्रेड होती है। और फाइनली प्राइस पे अगर डिफरेंशिएशन करना चाहे तो आईपीओ और एफपीओ के बदले में कंपनी को जो पैसे मिलते हैं वो फिक्स्ड पैसे मिलते हैं, उसमें सप्लाई डिमांड का कोई खेल होता ही नहीं है। सप्लाई डिमांड में कभी डिपेंड नहीं करता वो अमाउंट। बट सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई डिमांड की रोल पे करता है। कोई भी कंपनी के स्टॉक्स जो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, और मान लेते जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई या फिर कुछ एनहेंसमेंट हो गया, कुछ ग्लोबली कहीं पे वॉर हो गया तो कोई स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएट कर गए, ऑयल के स्टॉक्स इधर उधर हो गए, एनर्जी कंपनी के स्टॉक्स इधर उधर हो गए, तो आज को $30 में ये बेच रहा है, कल को 50 में बेच सकता है। सप्लाई डिमांड के हिसाब से वॉर हो गई और प्राइस एकदम मतलब स्टॉक के प्राइस एकदम गिर गए या बढ़ गए, तो उसके अगले ही दिन वो स्टॉक को $10 में भी $10 में भी बेच रहा है, ऐसे नौबत भी आ सकती है। तो सप्लाई डिमांड का खेल होता है इसमें। तो कैपिटल मार्केट में आज इतना ही।